आज इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुए पूरे 5 दिन निकल चुके हैं। क्या ये वॉर एक हफ्ते 10 दिन में खत्म होने वाला है या ये वॉर चलेगा अभी 2-3 महीने, और क्या इस पे इम्पैक्ट और पड़ने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, आज इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुए पूरे 5 दिन निकल चुके हैं और अब तक जो हुआ है उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या अपडेट्स है, मैं आपको बताऊंगा और साथ में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वॉर एक हफ्ते 10 दिन में खत्म होने वाला है या ये वॉर चलेगा अभी 2-3 महीने, और क्या इस पे इम्पैक्ट और पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ईरान और इजराइल अमेरिका का ये वॉर जो चल रहा है, इसमें कुछ नई घटनाएं घट गई बहुत ज्यादा, उनके बारे में बात करें। एक तो इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान का जो एयर स्पेस है उस पर लगभग डोमिनेंस हासिल कर लिया है और अमेरिका का ये कहना है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के पूरे आसमान पर हमारा राज होगा। इसका मतलब ये है कि वहां से फिर ना कोई ड्रोन ना कोई मिसाइल निकल पाएगी, कोई मार पाएगी। और आज की डेट में क्या हो रहा है, इजराइल के फाइटर जेट जा रहे हैं, एक वेव जाती है 12-15 फाइटर जेट्स की बॉम्बिंग करती है, जहां उनको मारना है गिराना बॉम्ब गिराते हैं, मिसाइल मारते हैं, वापसी आते हैं, दूसरी वेव जाती है वो मारती है। वो शो कर रहे हैं कि ईरान के पास कोई भी डिफेंस बचा ही नहीं है अब। ऑल्दो ईरान का तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कभी था ही नहीं उनके पास। और इजराइल का ये कहना है कि हम ईरान के हर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जहां पर हमें लगता है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन लॉन्चर्स हैं। क्योंकि अगर ड्रोन आपके हों भी पर लॉन्चर्स ना हो तो वो ड्रोन किसी काम के है नहीं। आप तो लॉन्चिंग पैड्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर आपने एक तरीके से ड्रोन की कैपेबिलिटी और इस जो मिसाइल कैपेबिलिटी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, ऐसा है। लेकिन फिर भी हमले रुक नहीं रहे। हाँ, हमलों की स्पीड में कमी आई है, अब हमले उतनी स्पीड से नहीं हो रहे जितनी स्पीड से पहले हो रहे थे, पर हमले तो हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट अरब देशों में से एक और देश शामिल हो गया जिस पर ईरान ने हमला कर दिया है और वो है अजरबैजान। जब ये वॉर शुरू होने वाला था हमने आपको वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि अजरबैजान के अंदर यूएस ने अपनी डेल्टा फोर्स उतारी हुई है। उनके वहां फाइटर जेट्स भी हैं, F-15 भी है, F-16 भी है, F-35 भी है, और सारा फोर्स जो कतर में था उन्होंने कतर से शिफ्ट करके मरीन कमांडोज एंड डेल्टा फोर्स वो सारे इधर आगे रख दिए। क्योंकि अजरबैजान की जो दूरी है अमेरिका से वो मात्र 300 किलोमीटर की है। यानी जब अमेरिका और इजराइल ये तय करेंगे कि उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने हैं, उनको अपनी फौजें उतारनी है ईरान के अंदर, तब ये नजदीकी जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो नजदीकी एयरबेसेस होंगे वो काम आएंगे उस समय। उससे पहले ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन पावर को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं इजराइल एंड अमेरिका, ताकि कोई रेजिलियंस ना रहे, स्पेशली इन एयर, कि भाई हवा से हम मार रहे हो। बट इजराइल के, अमेरिका के हमलों के बावजूद, इतनी वेव्स भेजने के बावजूद, इतनी बॉम्बिंग करने के बावजूद, एक आंकड़ा आया है कि अब तक इजराइल और अमेरिका 2000 से ज्यादा बॉम्ब गिरा चुके हैं ईरान के ऊपर, 2000 से ज्यादा। और ये जो बॉम्बिंग हो रही है, ये बॉम्बिंग होने के बावजूद ईरान इजराइल में मिसाइल दाग रहा है, ईरान ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, यूएई पर लॉन्च कर रहा है, सऊदी अरब पर लॉन्च कर रहा है, कतर पे कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है, इराक पे कर रहा है, सीरिया पे कर रहा है, बहरीन पे कर रहा है, इजराइल पे कर रहा है। इसके अलावा उसने अजरबैजान पे भी कर दिया, लगभग 11-12 कंट्रीज को उसने इंक्लूड कर लिया। तो एक तो समझने वाली बात यह है कि ईरान कर क्यों रहा है, ईरान डायरेक्टली इजराइल अमेरिका से हमला क्यों नहीं कर रहा, लड़ाई क्यों नहीं कर रहा, और वो इन देशों पर हमला क्यों कर रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आया। वो बयान ये कहता है कि हम जितने भी अरब देश हैं, हम उनकी संप्रभुता यानी नेशनल सोवरेनिटी, उसका हम पूरा इज्जत करते हैं, पूरा एहतराम करते हैं, और हम जो हमले कर रहे हैं वो केवल और केवल जो दुश्मन है हमारे यूएस एंड इजराइल, इनके जहां जहां ठिकाने हैं और जहां जहां इनके एसेट्स हैं, हम केवल वहां हमले कर रहे हैं। हम हमले कतई यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान, सीरिया, उज्बेकिस्तान या अभी जो बताया अजरबैजान, इन पे हमले नहीं कर रहे हैं। हम हमले कर रहे हैं यूएस कॉन्सुलेट्स पर, यूएस के जो एयर स्पेस डोमिनेंस करने के लिए जो उन्होंने एयरबेस बना रखे हैं वो, और अगर इसके अलावा जो होटल वगैरह में गिर रही है मिसाइल वगैरह, वो इसलिए क्योंकि वहां पर उनके एसेट्स हैं। अब क्या मतलब है इस एसेट्स का? एसेट्स में उनके लोग हो सकते हैं, उनकी फंडिंग सिस्टम हो सकते हैं, हर वो चीज हो सकती है जिससे यूएस को पावर मिल रही है और चीजें बढ़ रही है। अब यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ रही है। पहला ये कि ईरान ने जो इतने देशों को एंगेज कर लिया है, कल को अगर सऊदी अरब और यूएई इन्होंने बैन भी दिए, कतर ने भी कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे।
अगर ये जवाबी कार्रवाई करते हैं ईरान पर तो क्या होगा? तो ये होगा कि फिर ईरान के लिए ये बोलना आसान हो जाएगा कि हमारे ऊपर पूरे 11-12 कंट्रीज ने एक साथ हमला किया और हम लड़ रहे हैं, जिससे उन्हें और सहानुभूति मिलेगी और जो सिया लोग हैं दुनिया में वो और उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बहरीन तो 70% ज़्यादा शिया कम्युनिटी है, वो उनके सपोर्ट में आ जाएगी। भारत में भी शिया हैं, पाकिस्तान में भी शिया हैं, लगभग हर देश में शिया हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो उनके साथ आ जाएगी। और फिर वो हमले होंगे जो टेररिस्ट अटैक जिन्हें आप कहते हैं, फिदायी हमले टाइप होंगे, जिनको रोक पाना और मुश्किल हो जाएगा अमेरिका और इसराइल। दूसरा, जो अरब कंट्रीज हैं उनके खिलाफ एक चीज साबित हो जाएगी कि आपने शिया कंट्री पर हमला किया, आपने जो मुस्लिम भाईचारा है उसे आपने खत्म किया है, और ये चीज ईरान के पक्ष में जा सकती है भविष्य में। और ये वॉर जो चल रहा है ये कब तक चलेगा? तो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि तकरीबन 5 हफ्ते चल सकता है ये युद्ध। लेकिन जो नेवी कमांडर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो आर्मी कमांडर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये वॉर सितंबर तक चल सकता है, यानी 5 से 6 महीने तक चल सकता है ये वॉर। क्योंकि असली लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। असली लड़ाई तब शुरू होगी जब अमेरिका के इजराइल के फोर्सेस ग्राउंड पर उतरेंगे, तब तक ये वॉर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। बिकॉज उनका जो वॉर है ईरान का, उनका वॉर तो कभी भी एयर में तो है ही नहीं, उनके पास एयर सिक्योरिटी है ही नहीं, उनके पास एक बहुत अच्छा एयरफोर्स है नहीं, उनके पास बहुत अच्छी नेवी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर रखा है इस समय, क्योंकि उनको पता है उनके पास नेवी की शिप्स नहीं है, उनको पता है कि नेवी की चीजें नहीं है। लेकिन उनको पता है कि जब कोई ऑयल टैंकर निकलेगा स्टेट ऑफ हार्मोज से, वो ड्रोन मार देंगे और वो हिट कर देगा उसको। और एक बार आग लग गई तो, तेल में आग लग गई तो समझो वो ऑयल टैंकर खत्म। दुनिया का जो तेल 20 से 30% ईरान के रास्तों से निकलता है, वो सारा तेल लगभग 80%, वो 80% तेल रुका हुआ है ईरान के अंदर, उस हार्मोज स्ट्रेट के अंदर रुका हुआ है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यानी अमेरिका इजराइल भले ही कह रहे हो कि उनका पूरा डोमिनेंस है ईरान के एयर स्पेस पर, भले कह रहे हो कि उनके स्टेट ऑफ हार्मोज पर पूरा डोमिनेंस है, अगर है तो ऑयल टैंकर क्यों निकल रहे हैं? फिर कुछ तो परेशानी है ना साहब। अगर आपकी डोमिनेंस होती तो ऑयल टैंकर निकलते वहां से, और ऑयल टैंकर दुनिया में पहुंचते जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो ये है कि ऑयल टैंकर्स इस समय नहीं निकल रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है। अब बात आती है ईरान की। ईरान क्या कर रहा है? सबको लग रहा होगा कि ईरान पागल है, कि ईरान हर देश पर हमला कर रहा है, ईरान जहां उनका मन कर रहा है मिसाइल एंड ड्रोन्स मार रहा है, उनकी कैपेसिटी कम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात कही है स्टीव बिटकॉफ ने, जो हमने लास्ट वीडियो बताई थी आपको, स्टीव बिटकॉफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ हैं, जो स्टीव बिटकॉफ विशेष दूत है अमेरिका के राष्ट्रपति के, उनका ये कहना है कि ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा, 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, और बॉम्ब बनाने के लिए आपको 85 to 90 चाहिए होता है एनरिचमेंट, उसके बाद ये बॉम्ब बन सकता है। उसको बनाने के लिए ईरान को 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, अगर वो दिन रात एक कर दे तो। अगर ईरान ये वॉर 4 से 5 हफ्ते खींचने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये माना जाएगा कि इस वॉर का एंड जो होगा वो ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार के करेगा। अच्छा, ये तो एक बात है जो ईरान का प्लान भी है, या प्लान बी कह सकते हैं उसको आप, कि वो इजराइल को एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, जिसके बाद ऑफ कोर्स फिर वर्ल्ड वॉर बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर अटैक होने के बाद इजराइल भी न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा, एंड देन फिर तो कहानी खत्म है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान में गिरता है तो उसका एडिशन अरबों में भी फैलेगा। और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब मार देते हैं अब्राहम लिंकन के ऊपर या यूएसएस जेराल्ड के ऊपर, तो भी ये चिंता बन जाएगी अरब नेशंस के लिए और उसके लिए। लेकिन व्हाट इफ कि वो 4-5 हफ्ते उस यूरेनियम को एनरिचमेंट ना कर पाए? एक पॉसिबिलिटी है, उनके साइंटिस्ट मर गए हों, उनकी वो साइट्स ब्लॉक कर दी हैं जहां पर यूरेनियम को एनरिचमेंट करते थे वो लोग, तो क्या करेंगे? एक और चीज भी है, उसे बोलते हैं डर्टी बॉम्ब। व्हाट इज दिस डर्टी बॉम्ब इज अबाउट? डर्टी बॉम्ब का मतलब होता है कि आप न्यूक्लियर अटैक ही करते हो, पर आपका जो यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 90% एनरिचमेंट नहीं होती, यानी प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता वो, लेकिन वो न्यूक्लियर रेडिएशन फैला सकता है, और वो आप 60% एनरिच यूरेनियम से भी कर सकते हो। तो अगर अकॉर्डिंग टू स्टीव बिटकॉफ ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है जो 60% एनरिच भी है, जिससे टोटल 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। 11 अगर वो उनमें से 4-5 डर्टी बॉम्ब बना ले, और उनमें से 4-5 डर्टी बॉम्ब में से 1-2 को इजराइल पे और 1-2 को अब्राहम लिंकन इधर फेंक दे, तो दायरा इसका हो सकता है कि पूरा 500 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का ना रहे, लेकिन 50 किलोमीटर के एरिया में वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और अगर आपने उसे हवा में भी डिस्ट्रॉय किया तो भी वो गिरेगा तो
वही ना, गिरेगा तो इसराइल के ऊपर ही, गिरेगा तो अब्राहम लिंकन के आसपास ही, और 50 किलोमीटर दायरे में तो ले ही लेगा उस चीज को। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक परेशानी है। दूसरा, जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं रिजीम को चेंज करना ईरान की, तो रिजीम चेंज करने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। मैंने पहले बताया कि एयरफोर्स कभी भी ईरान की ताकत नहीं थी, नेवी उनकी सुपर पावर नहीं है, लेकिन उनके पास एक तगड़ी फौज है। उस फौज में 1.5 लाख IRGC के फौजी हैं और 2.5 से 3 लाख उनकी नॉर्मल फौज है। टोटल 7 लाख के आसपास उनका फौज है। ठीक है, आपके पास एयर सिक्योरिटी है, आप बॉम्बिंग करते रहेंगे, आप मारते रहेंगे, बट आप 7 लाख में 7 लाख थोड़ी मारते हैं बॉम्ब करके। आप 1.5 लाख मार लेंगे, 2 लाख मार लेंगे, बाकी बचेंगे 3 लाख 4 लाख। फिर वो आपके जो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतरे हैं, जो फौजी उतरे हैं आपके ईरान में लड़ने के लिए, उनको मारेंगे। और जब बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका इसराइल, तब ये लड़ाई होगी भीषण। अभी ये लड़ाई जो है ना, ये शुरुआती फेजेस में है। अभी ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का खजाना नहीं निकाला है। अभी ईरान ने कई ऐसे मिसाइल्स हैं उनके पास जो उन्होंने अभी तक नहीं निकाली हैं। वो भी नॉर्मल मिसाइल से फायरिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि कब हिटिंग करनी है ज़्यादा, उन्हें पता है कि कब किस चीज़ के बीच में से उन्हें हमले करना है। अब लड़ाई के बीच एक और चीज़ हुई। सबसे पहली बात तो कल के दिन मुज्तबा अली खामनेई, जो दूसरे बेटे हैं अयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई के, उनको सुप्रीम लीडर ईरान चुन लिया गया और वो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। ये मुज्तबा अली खामनेई कौन है? बेटे तो ये हैं ही अयतुल्ला अली खामनेई के, ये उसके अलावा इनको बहुत सालों से ग्रूम किया जा रहा था सुप्रीम लीडर बनने के लिए, और इनका IRGC में पोस्टिंग थी। और IRGC जो है उसके अंदर जो पोस्टिंग्स थी, जो भर्तियां थी, उनमें इनका एक बहुत बड़ा से था। कमांडर कौन होगा, कौन कमांडर नहीं होगा, वो सारा का सारा इनके पास चीजें थी अवेलेबल, और ये सारा देखते थे। ईरान में इन्हें प्रोटेस्ट क्रशर कहा जाता है। यानी जब मुज्तबा अली खामनेई कमांड लेंगे तो उसके बाद ये जो भी इनके खिलाफ चल रहा होगा प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन, ये उसे क्रश कर देंगे। और उनके पास बहुत वैरायटी के तरीके हैं, और अब ये बन गए हैं सुप्रीम लीडर ईरान। तो एक बात तो तय है कि इनकी रिजीम तो खत्म नहीं हुई। एक बार को कोई और लीडर बनता सुप्रीम लीडर, जो अयतुल्ला खामनेई जो थे सुप्रीम लीडर, उनके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में ना होता, तो एक पॉइंट के बाद शायद वो कह सकता था कि चलो हम बातचीत कर लेते हैं US से और कहीं ना कहीं युद्ध रोकने की तैयारी करते हैं। लेकिन मुज्तबा अली खामनेई जो अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे भी हैं, अब इनका एक तो ईरान में पहले ही 60% 70% जो भी लोग हैं वो खामनेई के काफी वफादार हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं करते, कोई और लीडर भी होता, कि आप बातचीत करें अमेरिका इसराइल से। लेकिन अब उनके बेटे को बना दिया गया है। अब उनका बेटा कम से कम ये लड़ाई चरम तक ना ले जाए, यानी 5-6 महीने लड़ाई ना लड़े, जब तक जब्त कर दे इसराइल को भी अमेरिका को भी, तब तक ना तो ये रुकेंगे, ना इनको रोकने दिया जाएगा। और ये क्योंकि इनके फादर की डेथ हुई है, और वो फादर ही नहीं थे इनके, लोग उनको भगवान के दूसरे रूप के बारे में मानते थे, उनको खुदा का पैगंबर मानते थे। तो ऐसे इंसान की जब मौत हुई है तो उसका बदला तो ये लेंगे। अब बदला किस लेवल पे लेंगे? ये बदला लेंगे अपनी IRGC से कि आप जाओ हमला करो इसराइल पर, अमेरिका पर। ये हूती, हिजबुल्ला, हमास को बोलेंगे कि अपने अटैक के लेवल बढ़ाओ और मारो, और तब तक मारते रहो जब तक कि इसराइल और अमेरिका रुक ना जाए। या ये डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके ईरान को और अमेरिका को सरप्राइज कर देंगे, जिसके बाद दो ही चांस बचते हैं फिर, या तो अमेरिका या इसराइल न्यूक्लियर वॉर अटैक कर दे इनके ऊपर, या वो लड़ाई को रोक दें। इसी लड़ाई के दौरान एक और बड़ी चीज हुई। ईरान से एक फ्रिगेट जहाज आया था भारत के अंदर, जो मिलन चल रहा था युद्धाभ्यास, उसमें शामिल होने के लिए, और जो वापस आया था ईरान के लिए हिंद महासागर में ही, यानी जैसे उसने इंडिया की ओशन क्रॉस किया और वो श्रीलंका के नजदीक आया, अमेरिका के सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन घूम रही है अमेरिका की चारों तरफ, उन्होंने टॉर्पीडो मारा इसके ऊपर और इसे वहीं गिरा दिया, समुद्र में डुबा दिया। समुद्र में डूबने के बाद इसमें जो 80 लोग थे उनकी पूरी डेथ हो गई। और मुज्तबा अली खामनेई जो अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप में पहला वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा हम शहीदों के रास्ते पर चलेंगे और ईरान के जो लोग, बहादुर लोग हमारे साथ हैं, साथ खड़े हैं हमारे, हम उनको सलाम करते हैं और हम इज्जत के साथ काम करेंगे, शहीदों के रास्ते चलेंगे, यानी हम गुलामी नहीं करेंगे, हमें मरना कबूल होगा पर हम हारेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो ईरान का ये वॉरशिप डुबाया है अमेरिका ने, अमेरिका इसके लिए ज़रूर पछताएगा और बहुत ज़्यादा पछताएगा। अमेरिका ये देखेगा कि उसने ये गलती क्यों की, उसे गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों,
ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है इसकी नियर फ्यूचर में रुकने की संभावना तो नहीं नजर आती। और ये वॉर कितना घातक हो सकता है सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। या क्या इसका एंड न्यूक्लियर वेपन का हमला होगा, क्या इसका एंड ईरान की रिजीम चेंज होगी, क्या इसका एंड और भयावह होगा, नहीं कह सकते। जिस पेस पर ये वॉर चल रहा है उस पेस से ये कह पाना भी असंभव है कि वॉर 1 महीने चलेगा या 6 महीने चलेगा। लेकिन जब तक भी चलता है इंसानियत के लिए ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ईरान, यूएई, कतर एयरबेस यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस जो हमले हो रहे हैं 14,500 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। कई देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, कई देशों की इकोनॉमी। और इस कंडीशन में ये वॉर जब खत्म होगा तो इकोनॉमी एक्चुअली कहाँ होगी किसी को नहीं पता। यू नेवर नो। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।